आप रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर रह जाए तो मेरे से ले लेना, कोई बात नहीं, पुराने लेक्चरों में मिल जाएगा। ठीक, रिकॉर्ड। तो मैं कह रहा था कि तीन लेवल पे हम चीज़ों को टेस्ट करते हैं, 0.05, 0.01 और 0.001। इन लेवल पे टेस्ट करने का मतलब क्या होता है? अगर मैंने कहा कि जो मेरे रिजल्ट्स हैं वो इस लेवल पर ठीक है, मतलब बिल्कुल 0.05 के लेवल पे, तो मतलब ये है कि अगर जैसे सैंपल चाहे मैंने 5 लोगों का लिया हो, चाहे 10 का, चाहे 20, चाहे 30, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मैं बात करूंगा एवरेज की तो मैं 100 लोगों में बात करता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि मेरी जो रिजल्ट्स है, मेरी जो स्टडी है, वो 100 में से 95 लोगों पे, 95 लोगों पे करेक्ट है। सिर्फ 5 लोग हैं जो विचलन दिखाते हैं, जो वेरिएबल्स दिखाते हैं कि हाँ नहीं उनमें मिल रहे रिजल्ट, ठीक है। तो काफी अच्छे रिजल्ट हो गए, 95 आउट ऑफ 100। दूसरा आता है कि मेरे जो वैल्यूज हैं वो 0.01 का लेवल क्रॉस कर जाए। तो इसका मतलब ये है कि 100 में से सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा है जो अलग दिखा रहा है रिजल्ट, वो नहीं दिखा रहा जो मैं सोचता हूँ। ठीक है ना, यानी कि रिजल्ट और ज्यादा बेहतर हो गए। पहले 95 लोग बेहतर थे, अब 99 लोग उस लिमिट में आ रहे हैं। जब मेरे रिजल्ट जो 0.001 के लेवल को भी क्रॉस कर जाए, तो उसका मतलब बेटा ये है कि अब 100 में से तो ये मान लो लगभग 100 के 100 लोगों पे रिजल्ट दिखाई दे रहा है। तो हमें 1000 तक पहुंचना पड़ रहा है एक वो नंबर ले जाने के लिए, कि 1000 में से एक ही व्यक्ति के रिजल्ट जो है वो अलग आ रहे हैं। हम उस लेवल तक अब एक्यूरेट हो गए हैं। क्लियर? तो आप समझ सकते हो कौन से रिजल्ट ज्यादा बेहतर होंगे सबसे, जहां 1000 में से एक में वेरिएशन आ रहा है, वो तो और बेहतर हो गया। क्लियर है? तो ये बात है। अच्छा, कम से कम एक्सेप्टेंस जो रखा जाता है, जितनी जनरल स्टडीज होती हैं उनमें एक्सेप्टेंस लेवल जो रखा जाता है वो 0.05 के लेवल पे रखा जाता है, कि आपकी स्टडी इस लेवल को क्रॉस कर गई तो मतलब आपकी स्टडी ठीक है। इन जनरल बात कर रहे हैं, मैंने पहले समझाया आपको कि आजकल एडिप्टिव ट्रायल्स होते हैं और उनमें बीच में चेंज कर लेते हैं वैल्यू अपने हिसाब से, देख के कि अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेंगे लगभग इस कंडीशन में, तो हम इतने पे मान लेते हैं कि हमारा इतना आ रहा है तो हम अच्छा मानेंगे उसको। या फिर कंडीशन कोई ऐसी हो कि बीमारी ऐसी इलाज ही नहीं है कोई उसका, जितना भी दे पा रहे हो उतना दे ही पा रहे हो। क्लियर? आगे चले? ठीक है। अब देखो, आपसे कभी पूछा तो एग्जाम में नहीं जाएगा इस लेवल पे, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाता है। उनको क्या करना पड़ेगा, उनको टेबल देनी पड़ेगी आपको, है ना, तब वो वैल्यूज निकलवाएंगे। तो उतना काम एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आप इस लेवल पे करोगे एग्जाम रूम में बैठ के। ठीक, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार टेबल दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा, तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ जो बार बार कह रहा हूँ। अच्छा, ये लिखा जो, इसको पहले एक बार पढ़ता है, फिर मैं वो टेबल दिखाता हूँ आपको। पढ़ना नहीं समझ में आएगा, मैं समझा दूंगा, बस एक बार रीडिंग लगाता है। कह रहे हैं यदि टी की आ, नहीं, यहाँ से है ना, ऊपर से है थोड़ा, पूरा पढ़ते हैं इसको एक बार। ये टी टेबल में यहाँ से देखते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर टी टेबल में डी के सामने 0.05, 0.01, 0.001 लिखा हुआ है। इन कीमतों से टी की तुलना की जाती है। कह रहे हैं 0.05 से आपने कंपेयर किया। यहाँ 0.05 से तुलना करने का मतलब है कि हमने जो सैंपल लिया है उसमें 30 या 30 से कम संख्या है, टोटल एन जो है वो 30 और लेस देन 30 है। उसमें जो परिणाम प्राप्त हुआ है वही परिणाम यदि यूनिवर्स के लिए उपयोग में लाया जाए, यानी अगर जनरलाइजेशन किया जाए अपनी स्टडी का, तो क्या होगा कि 100 में से 5 परिणाम या सैंपल टेस्ट से अलग आने की संभावना है। बात हो चुकी है हमारी। इस लेवल पे टेस्ट करने का मतलब है कि 5 लोग अलग। 0.01 तो वही लिख रहे हैं कि एक परिणाम अलग आने की संभावना है आउट ऑफ 100। 0.001 तो 1000 में से एक परिणाम अलग आएगा, यानी 100 में से लगभग नहीं के बराबर। क्लियर? यहाँ पर यदि टी की गणितिक कीमत 0.05 से कम मिलती है तो इसका अर्थघटन इस प्रकार किया जाता है कि निराकरणीय परिकल्पना, नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। अब समझो जो मैंने आपको पीछे समझाया, कि हम नल हाइपोथेसिस के रेफरेंस में बात करते हैं। नल हाइपोथेसिस क्या थी? निगेटिव। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ थोड़ा, जिससे आपको समझने में आसानी है, निगेटिव। ठीक है। अब कह रहे हैं हमारी टी की वैल्यू जो है ना, वो 0.05 से कम आई। ठीक, तो कम आना 0.05 से, तो इसका मतलब क्या है कि वो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। हमें चाहिए क्या, कि हमारी वैल्यू 0.05 का लेवल क्रॉस कर जाए, जो टी की वैल्यू आएगी हमारी। मेरी बात ध्यान रखना, हम वहां नंबर की बात नहीं कर रहे, वो अलग चीज है, हम नंबर की बात कर रहे हैं, वो इंटरप्रिटेशन है उसका। यहाँ जो बात कर रहे हैं, एक टेबल हम अभी पढ़ेंगे, अब वो थोड़ा समझ लो तो आपको देख लेते हैं। चलो स्क्रीन पे मैं एक टेबल दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। टी टेबल।
ठीक है, टेबल दिखाई दे रही है ना स्क्रीन के ऊपर? पढ़ पा रहे है इतनी कि समझ में आ रहा हो क्या लिखा हुआ है उसके नंबर्स वगैरह? जूम कर लोगे, अपने फिंगर से पिंच करोगे स्क्रीन तो जूम हो जाएगी। ठीक है, चलो पहले थोड़ा सा इसको निकाल लें, इसमें क्या कहीं वैल्यूज दी होंगी, वो एग्जांपल दिया है, उसी के रेफरेंस से फिर हम बात कर लेंगे। ठीक है, टी टेबल देखो बहुत सारी जगह लगती है, तो हो सकता है इन कौन सी टेबल दे रखी हो, तो इतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आइडिया लग जाएगा हर टेबल से लगभग। अब यहाँ देखो आप, अ, माफ करोगे बेटा। हम्म, ये स्क्रीन के ऊपर एक टी की वैल्यू दे रखी है, ये कहाँ से बार बार चला आता है? एक मिनट। स्क्रीन पे टी की वैल्यू दिखाई दे रही है आप लोगों को? टी 2.66, इन्होंने एक फॉर्मूला वगैरह लगाया पूरा सब कुछ, वो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, वो डिटेल की बात है, इतना हम नहीं जाएंगे। उन्होंने एक वैल्यू निकाली 2.66। क्लियर है? अब नीचे देख पा रहे हो डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखी हुई है 21। ये भी निकालते हैं, आपको एक नॉर्मल तरीका बताया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम एन माइनस वन ऐसा करके निकालता हमने, लेकिन वो भी बदलती रहती है अलग अलग जो टेस्ट है उनके लिए, उसमें भी नहीं जाएंगे डिटेल में, लेकिन आप समझ गए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, तो उसके कई सारे फॉर्मूले हैं, वो निकाल ली जाती है। तो टी वैल्यू निकालते हैं और डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं, दो चीजें निकाल लेते हैं। ठीक है, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम है 21, तो हम नंबर 21 पे जाते हैं इस टेबल के अंदर। तो जैसे 21 नंबर देख पा रहे हो, साइड में नंबर बढ़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, देख पा रहे हो लास्ट तक? 21 नंबर जहाँ आएगा जैसे वहां पे 21। ठीक है, 21 पे जाके ऊपर देखो आप, वैल्यूज दी हुई है 0.005, 0.01, वो सब। बल्कि ये नहीं, कोई और टेबल दिखाता हूँ आपको, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर रखा है इन्होंने। यहाँ पे देखो, ये ज्यादा बेहतर है। अब इसमें आप 21 नंबर पे जाओ, 21 पे, और इसमें वैल्यूज देखो आप 0.05 पे, क्या लिखा हुआ है? 0.05 मतलब 0.05, यानी फोर्थ नंबर का जो है 21 पे। क्या लिखा हुआ है बोलो, कोई देख पाया हो तो, जिससे पता चले कि आप देख पा रहे हो। 1.721, ठीक, 1.721। ठीक है, तो 1.721 लिखा हुआ है। तो वो वैल्यू हमारी टी की वैल्यू जो आई 2.66, इससे बड़ा है या छोटा है? होता है। छोटा है ना नंबर। तो छोटा है। हमारी टी की वैल्यू ज्यादा है, तो वही देखो सामने भी लिखा हुआ है मोर देन दिस। ठीक है, ये जो टेबल है हमारी एग्जैक्ट टेबल नहीं है, मैंने 2.08 वैल्यू मिलती है, अभी कोई और टेबल खोल रखी है हमने उसकी, लेकिन लगभग ऐसा ही होता है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस मिलेगा। एक मिनट बने रहना। अब देखो, यहाँ कर पाओगे, यहाँ बेहतर रिलेट। इस टेबल में देखो कितनी है वैल्यू, ये वाली टेबल सही है। 21 पे बताओ इसमें क्या वैल्यू है? 0.05 पे। जूम करूं? 2.08। टू पॉइंट 2.080। समझ गया ना, 2.08 है इसके अंदर, तो इसमें यही वाली है जो यहाँ एक उदाहरण आपको दे रखा है, कि टी टेबल में 0.05 पे जाके आप अगर देखोगे 21 नंबर पे, तो 2.08 है वहां पे लिखा हुआ। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है, लेकिन ऊपर टी जो लिखा हुआ है 2.66, वो इससे ज्यादा है, मोर देन दिस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, पहले इसी लेवल पे समझने की कोशिश करो। हम ये किसके रेफरेंस में बात करेंगे? यहाँ जो इंटरप्रिटेशन होगा, वो नल हाइपोथेसिस के रेफरेंस में बात होगी हमारी, नल हाइपोथेसिस। ठीक है, क्लियर? तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कब होती है हमारी? वो कब एक्सेप्ट होती? जब ये हमारा जो आंसर है ना 2.08 से कम आता।
टी का आंसर। मुझे बात समझ में आ रही है? वो तब एक्सेप्ट होती है कि हमारी ड्रग काम नहीं कर रही। बात समझ रहे हो ना? आप तो निगेटिव रेफरेंस में बात कर रहे हो ना। या फिर चलो छोड़ो, अगर उस तरह कंफ्यूज हो रहे हो तो आप समझ लो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। अगर हम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, क्योंकि चाहते तो हम उसी के बारे में ना एंड में कि हमारा रिजल्ट अच्छे है। तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, क्योंकि वैल्यू क्या आई 2.08, वैल्यू क्या आई, सॉरी, वैल्यू आई हमारी 2.66, 2.08 से ज्यादा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई। इसका ये मतलब निकलता है, मतलब ये निकलता है कि हमारी ड्रग अच्छा काम कर रही है। नहीं समझ में आ रहा? कंफ्यूजन हो रहा है अभी? देखो, नल हाइपोथेसिस जो होगी ना, वो तभी एक्सेप्ट होगी जब हम किसी भी टेस्ट पे खरे नहीं उतरेंगे इनमें से। और हमें वही प्रूव करना है कि, मतलब हम यही चाहते हैं फाइनली, कि नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट ना हो, मतलब वो रिजेक्ट हो जाए। तो उसके रिजेक्शन के लिए जरूरी है कि वो लेवल पास ना कर पाए। बात समझ में आ रही है? चलो, अब मैं फिर से समझा देता हूँ इसको। तो आपको सिंपल सी बात ये याद रखनी है, आपके रिजल्ट्स अच्छे हैं वो बात तब पता चलेगी जब आप इन लेवल्स को क्रॉस कर जाओगे। अगर लेवल्स आप क्रॉस कर गए तो आपके रिजल्ट अच्छे हैं। रिजल्ट अच्छे हैं मतलब ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। अगर रिजल्ट अच्छे नहीं है तो मतलब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। सिंपल सा रखते हैं, इतना डिटेल में मैं बता रहा हूँ ना, आपको इतना समझने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको सिंपल समझाना चाहता हूँ। तो सिंपल बात ये है कि रिजल्ट अच्छे आ गए, आप इन लेवल्स को क्रॉस कर गए, तो मतलब ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। ठीक है। रिजल्ट खराब आ गए तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। अगर रिजल्ट खराब आ रहे हैं तो नल हाइपोथेसिस। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे रिजल्ट अच्छे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस अच्छी है। ठीक है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस अच्छी है। और नल हाइपोथेसिस यहाँ क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी। नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। जो मैंने बात कही उसका बेसिक सबके समझ में आया? ये छोड़ो, टेबल वेबल नहीं समझ में आ रही तो रहने दो। जो मैंने बात कही वो बात समझ में आ गई? 0.05, 0.01, 0.001 पे कंपेयर करने का मतलब क्या है? तो मतलब ये है कि अगर आप इस लेवल को एक बार क्रॉस कर गए उस टेबल के आधार पे, वो टेबल देगा ही नहीं आपको एग्जाम में। तो सिंपल सा मतलब ये है कि आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड और नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, बस ये मतलब है इसका, इस लेवल को क्रॉस करते के साथ ही। ठीक है ना? तो टी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। चलो अब आगे आ जाओ। ये जो हम बात कर रहे थे काई स्क्वायर टेस्ट की, ऑब्जर्व वैल्यूज एक्सपेक्टेड वैल्यूज, वो किस टेस्ट से निकालते हैं वो लिखा हुआ है, फॉर्मूला भी है। इसको देख लेना, फॉर्मूले को मैंने कहा था पहले भी याद कर लेना। काई स्क्वायर सिग्मा ओ माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन ई। ई है एक्सपेक्टेड वैल्यू, ओ है ऑब्जर्व वैल्यू। आगे चलिए। नेक्स्ट आ गया कोरिलेशन क्या होता है ना, दो एक्सिस के बीच में। तो हमने कहा था कि इसको आर से डिनोट करते हैं। 5 तरह का होता है: कंप्लीटली पॉजिटिव, मॉडरेटली पॉजिटिव, टोटल निगेटिव, मॉडरेटली निगेटिव और नो कोरिलेशन। ठीक है। तो टोटली पॉजिटिव क्या है कि दोनों जो वेरिएबल हैं एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं, प्लस अपना रेशियो भी लगभग मेंटेन रख रहे हैं। तो वो हो गया टोटली पॉजिटिव। मॉडरेटली पॉजिटिव क्या है कि दोनों का चेंज एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, चाहे बढ़े चाहे घटे। ये भी याद रखना, ऐसा नहीं कि घटना तो निगेटिव हो जाएगा, वो है पॉजिटिव ही, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, लेकिन वो रेशियो जो मेंटेन नहीं है, वो गड़बड़ा जाए। एक होता है संपूर्ण ऋण सह संबंध। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, अलग अलग, एक बढ़े तो दूसरा घटे, मतलब ये है। ठीक है। और टोटली निगेटिव का मतलब है रेशियो भी मेंटेन है। मॉडरेटली निगेटिव का मतलब एक बढ़ रहा है एक घट रहा है लेकिन रेशियो मेंटेन नहीं है। नो कोरिलेशन का मतलब कि उनके बीच में कोई संबंध ही नहीं है। तो ऐसी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जिनमें कोई आपस में संबंध ही नहीं है। वैल्यूज मैंने कहा आर में डिनोट करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है आर की, वो क्या हो सकती है बोलो? बोलना है बेटा, आपको तभी समझ में आएगा, बार बार कह रहा हूँ। +1। ठीक है। और कम से कम कितना हो सकती है? -1। -1। जहां सह संबंध का अभाव है, नो कोरिलेशन, वहां वैल्यू क्या होगी इसकी बोलो?
जीरो। जीरो। ठीक है। तो अब मॉडरेटली पॉजिटिव वाला जो है वो हो जाएगा जीरो से बड़ा प्लस वन से छोटा। बात समझ में आ रही है? जीरो से तो बड़ी होगी उसकी वैल्यू, लेकिन प्लस वन से छोटी होगी। और जो मॉडरेटली निगेटिव है वो जीरो से तो कम होगी, लेकिन माइनस वन से बड़ी होगी। ठीक है, मतलब माइनस वन और जीरो के बीच में होंगी वैल्यू, तो वो मॉडरेटली निगेटिव। और जीरो और प्लस वन के बीच में होंगी तो वो मॉडरेटली पॉजिटिव। इतनी सी बात है। क्लियर है? अच्छा, कौन से डायग्राम को आपको कहा था कि ये दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन बताता है? कार्ड या कोरिलेशन। कार्ड। ठीक है, आपको नाम मैंने ये बता दिया, स्कैटर डायग्राम मेथड जो है। ठीक है, स्कैटर डायग्राम मेथड। तो ये उसके टाइप हैं जो यहाँ देख पा रहे हो आप, मतलब टोटल सह संबंध ज्ञात करने की पद्धति है। तो जितने भी हैं ये दिखाते कोरिलेशन ही है, ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं जो पढ़ाया था आपको वहाँ वो स्कैटर डायग्राम पढ़ाया था। लेकिन ये भी कार्ल पियर्सन मेथड भी होता है, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड भी है। तो देख सकते हो ये भी होता है ना? सवाल आ चुके हैं इन पे भी, स्कैटर डायग्राम पूछ चुका है। तो नाम ध्यान रखना, ये सारे तरीके हैं कोरिलेशन बताने के लिए, स्कैटर डायग्राम मेथड, कार्ल पियर्सन मेथड और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। ज्यादा बात इनकी भी नहीं करेंगे। तो ये देख ही पा रहे हो आप, स्ट्रेट लाइन आई मतलब वो कम्प्लीटली पॉजिटिव या निगेटिव बताने के लिए आएगी। बाकी अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी इस तरह की तो मतलब मॉडरेट चीजें हैं वहां पे। और जहाँ कोई संबंध ही नहीं होगा तो वो तो इस तरह का चार्ट आ सकता है कैसा भी, जहाँ लाइन में प्रेजेंटेशन नहीं होगी मतलब। आगे आ जाओगे। ये बेटा रिवीजन चल रहा है, आपने नहीं पढ़ा होगा तो ये एक मौका है, दोबारा से चीज़ों को सब मैंने पढ़ा दी हैं, आज फिर से बता दी हैं जितना ज़रूरी था। पहले तो हम डिटेल में देखा होगा थोड़ा, अब वो भी डिटेलिंग हटा दी है मैंने। ये एक फॉर्मूला होता है आर का, तो इसको देख लेना बेटा, आपके लेवल पे अगेन नहीं पूछा गया है, लेकिन फॉर्मूला आर का पता होना चाहिए मतलब। आप बस याद रख लेना, आर इक्वल्स टू वन माइनस सिक्स सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, ब्रैकेट एन स्क्वायर माइनस वन। ये फॉर्मूला पूछ चुका है एक बार, मतलब आपके एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन पीजी के एग्जाम में पूछ चुका है, क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, मतलब पीएचडी वालों के लिए। आर इक्वल्स टू वन माइनस सिक्स सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, ब्रैकेट एन स्क्वायर माइनस वन। तो ये देख लेंगे आप। नेक्स्ट देख लोगे, नियत संबंध, रिग्रेशन। शायद यही बात करनी थी आज, लास्ट ही हुआ, अब तो कुछ बचा नहीं होगा इसमें। लास्ट ही है। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। पहले थोड़ी थ्योरी देख लो। तो कहने जिस प्रकार सहसंबंध की मदद से दो चलों के बीच में होने वाला परिवर्तन किस दिशा में है, इसके आधार पर सहसंबंध के प्रकार को जान सकते हैं। उसी प्रकार दो संबंधित श्रेणियों में से किसी श्रेणी के प्राप्तांक की कीमत में परिवर्तन अर्थात वृद्धि या कमी हो, तो संबंधित दूसरे चल की कीमत में कितना परिवर्तन होता है, या फिर श्रेणी x और y में किसी एक ना दर्शाई हुई कीमत के लिए संबंधित दूसरे चल की संभावित कीमत क्या हो सकती है। अच्छा, कुछ नहीं, ये कह रहे हैं कि आप ना कैसे ये पता करोगे कि आपके पास दो टेबल्स हैं, मान लो दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, और एक टेबल की कोई वैल्यू चेंज हो तो दूसरी टेबल की वैल्यूज में क्या डिफरेंस आएगा, वहां क्या चेंजेस होंगे। तो आप ये पता लगा सकते हो मेथड ऑफ रिग्रेशन से। ठीक है, इतनी सी बात है। जैसे यहाँ दे रखा है उदाहरण कि 2005 में मान लो 500 किलोग्राम चावल की डिमांड थी कहीं किसी फैमिली में, जो भी समझ लो, कि 2006 में 750 किलो थी, 2007 में 1200 किलो, तो बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे पूछ रहे हैं, बताओ 2011 में कितनी डिमांड होगी, और टोटल दे दिया। अच्छा, या फिर इस तरह पूछ लिया कि बताओ 2000 किलोग्राम जो है ये डिमांड कब, किस ईयर में जनरेट होगी। तो ये उदाहरण देके इस तरह बताया, तो आप याद रखना कि दो श्रेणियों के बीच में यानी दो सीरीज के बीच में, ठीक है, एक में अगर कोई डिफरेंस आए, दूसरे में क्या डिफरेंस आएगा ये ज्ञात करने के लिए मेथड ऑफ रिग्रेशन होता है। तो इसमें हम फिर वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एक मेथड का नाम याद कर लेना, लीस्ट स्क्वायर मेथड, एक टेक्निक है इसके अंदर, इसका नाम बस याद कर लोगे, लीस्ट स्क्वायर मेथड टेक्निक है। ठीक है, लीस्ट स्क्वायर मेथड याद रखना। इसका मतलब ये होता है कि जैसे एवरेज वैल्यू है ना, ये एवरेज लाइन खींची हुई है यहाँ पे, और इसके आसपास जो आप देख पा रहे हो ऑब्जर्वेशंस बताए हुए हैं। तो कुल मिला के मतलब ये होता है कि चीजें हमारे ना इस लाइन के पास होनी चाहिए, क्योंकि ग्राफ पेपर जो होता है वो स्क्वायर्स में होता है। तो उसका मतलब ये है कि वो स्क्वायर्स जो है ना इसके लाइन के ज्यादा दूर नहीं होने चाहिए, जो भी हमारी वैल्यूज इसके आसपास ही रहेंगी सारी। ठीक है, उस मेथड से निकालते हैं, तो आप ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ोगे। लीस्ट स्क्वायर मेथड एक वर्ड याद रखोगे बस, लीस्ट स्क्वायर मेथड।
इसमें कुछ नहीं है। आकृति आलेख में कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ अगेन, जो जरूरी बात आपको बताइए। एक बता दिया कि कोरिलेशन किससे देखते हैं, तो कौन सा, स्कैटर डायग्राम मेथड हो गया। दूसरा बता दो कि ये कौन सा मेथड है, आप नाम बताओगे मुझे, कि मैंने ये पॉपुलेशन दिखाई है कि ये मेल है और ये फीमेल है, तो ये कौन सा मेथड है, मतलब डायग्राम वगैरह का कौन सा मेथड है। पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम, ठीक है। पिक बनी है तो पिक्टोग्राम बताया था। और ये कौन सा मेथड है, कि इस बार चुनाव में इतनी सीटें इस पार्टी के पास हैं, ये थोड़ा सा गठबंधन वाले आ गए, और ये इंडिया, पाई पाई है सर, पाई। पाई चार्ट। पाई ठीक है। पाई डायग्राम। तो ये पाई डायग्राम होता है, तो वो आपको याद रखना। तो अगेन इनमें भी कुछ नहीं है, आज जितना मैंने आपको पढ़ा है ना, देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही आपके लिए है। इसके पहले हम थोड़ा बहुत ज्यादा गए होंगे डिटेल में, तो नहीं छोड़ो। तो जो बता दिया है आज, इतना ही जरूरी होता है आपके लेवल पे। और उठा के देख लो एग्जाम, ये भी नहीं आ रखा है आपके यहाँ कभी। और दूसरा मैंने आपको एक ना वो दी होगी पीडीएफ, अगर नहीं है आपके पास तो मुझे एक बार मैसेज डाल देना। एक पीडीएफ मैंने दी है ग्रुप्स में, तो प्रोवाइड कर चुका हूँ पहले ही मैं। तो उस पीडीएफ के अंदर क्या है कि अय्या में जो पेपर पीछे हुआ था, तो वो है पूरा पेपर। उसमें ये क्वेश्चन ही हैं, तो वो आपको सारे लगाने हैं, लगा लेने अपनी सेफ्टी के लिए, आएंगे नहीं उस लेवल पे आपके सामने, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए एक बार हर क्वेश्चन की गो थ्रू हो जाना है, कि हाँ इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। ठीक, कि कभी एग्जाम में आ जाएगा तो आपको पता हो, तो उतना कर लोगे। अच्छा, एक यहाँ सेंसस वाली चीज दे रखी है, तो ये पता है सबको कितने साल में हमारी जनगणना जो होती है वो होती है। सिर्फ 10 साल में। 10 साल के साल। अंदर, ठीक है ना। तो याद रखना 10 साल के अंदर जो सेंसस का टाइम है वो 10 साल का है, 10 साल के अंदर जनगणना की जाती है। बाकी अगेन इसमें भी आपके लिए कुछ नहीं। अच्छा, एक ये चीज देख सकते हो, फॉर्मूला जो है, जैसे मान लो यहाँ बर्थ रेट है, ठीक है, तो नंबर ऑफ बर्थ अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू इनटू 1000। तो ये ध्यान रखना है कि 1000 में देखी जाती है पॉपुलेशन, कई लोग इसमें 100 लगाने लगते हैं, तो उस लेवल पे ध्यान रखना। फॉर्मूले वगैरह याद नहीं करने ज्यादा, एक फॉर्मूला कहूंगा, बता रहा हूँ कि कौन सा है। ये देख लो बस, ये एक फॉर्मूला है जो मैं कहूंगा याद कर लेना। फर्टिलिटी रेट, तो वो कैसे निकालते हैं, तो कह रहे हैं जन्मे हुए बच्चों की संख्या डिवाइडेड बाय जन्म दे सके ऐसी स्त्रियों की संख्या, और मल्टीप्लाइड बाय, ये 1000 ही होगा। ठीक है ना, ये 1000 है, ये गलत लिखा है, 100 नहीं होना चाहिए। तो जीएफआर क्या है, इसमें जरूरी बात क्या है, जिसके लिए मैं कह रहा हूँ कि याद रखना, कि लोग इसमें क्या करते हैं ना, ऊपर लिख देते हैं बच्चों की संख्या और नीचे लिख देते हैं कुल पॉपुलेशन। ठीक, जैसे बाकी जगह आप देखोगे, यहाँ कुल आबादी आई है शहर की, मतलब इस तरह यहाँ पे जनरल टोटल पॉपुलेशन की बात होती है, जितने फॉर्मूले आते हैं। लेकिन इस फॉर्मूले में आप टोटल पॉपुलेशन नहीं लगाओगे, क्योंकि जन्म दे सके वो स्त्रियां होंगी, है ना, उसमें भी फर्टाइल स्त्रियां होंगी, उनकी एज जो होती है, तो एज भी लिखिए कि 15 से 49 साल की जो आयु है लगभग, इस समय की एज ग्रुप की जो महिलाएं हैं वो फर्टाइल मानी जाती हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है ना, लोग इसमें गड़बड़ कर देते हैं, लोग टोटल पॉपुलेशन लिख देते हैं नीचे, तो टोटल पॉपुलेशन नहीं जाएगी, कौन सी पॉपुलेशन जाएगी, जन्म दे सके ऐसी स्त्रियों की संख्या। ठीक है, तो जीएफआर, तो जनरल फर्टिलिटी रेट, क्या होता है, जन्मे हुए बच्चों की संख्या डिवाइडेड बाय एज ग्रुप ऑफ फीमेल 15 to 49, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये याद रखना है, और कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, तो ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, एक दो सवाल कर लेते हैं चलो यहाँ से, कि अब समझ में आ जाए कि सबको समझ में आ गया। ये 1 मिनट रुको, बने रहो। एक चीज रह गई आपकी, वो भी आपको लगे हाथ बता ही देता हूँ, फिर रह जाएगा। बने रहना। मुस्कान, क्लस्टर सैंपलिंग बेहतर होती है या
स्ट्रेटिफाइड, क्लिस्टर, हम्म, और कोई? बताया मैंने आपको कौन सी बेहतर होती है। अच्छा बताओ, वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन में कौन सा सैम्पलिंग मेथड यूज करते हैं? जो जनरल डिजीज होती हैं, जैसे मान लो पोलियो हुआ, पोलियो की बात की होगी हमने। स्ट्रेटिफाइड। कौन से बात का जवाब है ये भी तो बताओ, दो अलग अलग क्वेश्चन है ये। बेटा वैक्सीनेशन के लिए क्लस्टर सैम्पलिंग यूज होती है, जो मेथड यूज होता है। तो वो सोच के देखो, वो आप क्या गवर्नमेंट ऐसा करती है कि हाँ इन बच्चों को उठा के सारे इधर ले आओ, इन बच्चों को इधर ले आओ? स्ट्रेटिफाइड में आप करते हो काम, वो बेहतर होती है। और करते उसमें भी ऐसा नहीं उठा के ले आते हो, लेकिन सोच के ग्रुप बनाए जाते हैं उस तरीके से। ठीक है, क्लस्टर सैम्पलिंग नेचुरल अकरिंग सैम्पलिंग मेथड है। तो स्ट्रेटिफाइड ज्यादा मतलब मेहनत वाला मेथड है और ज्यादा अच्छा भी है। ठीक है, क्लस्टर सैम्पलिंग में वो नेचुरली जो ग्रुप बने हुए हैं, तो उस हिसाब से काम किया जाता है। तो वैक्सीनेशन ड्राइव जो होती है वो क्लस्टर सैम्पलिंग पे होती है। क्लियर? जल्दी से आ जाओ, एक टेस्ट की हम बात कर रहे थे, कौन सा? काई स्क्वायर टेस्ट। कहा था कि तीन हिस्से हैं उसके, आपको पता होना चाहिए। तो ये तीनों नाम है: टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शन, टेस्ट ऑफ एसोसिएशन, टेस्ट ऑफ गुडनेस टू फिट। तो इनको याद रखना। तो गैप करके याद कराया था आपको, गैप, GAP। जल्दी से बोल दो, एक दो सवाल के जवाब दोगे, 2 मिनट है, जल्दी सवाल कर लेते हैं। कुछ बोलो, GMP की शेड्यूल के अंदर है। टी टी शेड्यूल में और एल में भी आता है, बट टी लगाएंगे। हाँ, टी लगाना है, आंसर लगाना है। बोलो कि मार्केट में ड्रग जो आती है, वो क्लिनिकल ट्रायल की किस स्टेज के बाद आती है? फोर्थ स्टेज, पोस्ट मार्केटिंग ड्रग, फोर्थ स्टेज, और थर्ड स्टेज के बाद आ जाती है। हाँ तो बेटा एग्जैक्ट थर्ड आंसर है स्टेज। थर्ड स्टेज के बाद। बाकी लोग क्यों शांत है? थर्ड आप लोगों ने नहीं स्टेज। पढ़ा है ना, कुछ बोल नहीं रहे उस चीज के ऊपर। थर्ड स्टेज के बाद आती है बेटा, तीसरे स्टेज के मार्केट में ड्रग आती है। मुस्कान ने बाद में करेक्ट कर लिया, फोर्थ नहीं कहना था, लेकिन आप लोग भी तो बोलो कुछ। ठीक है, एक काम करते हैं, टाइम ब्रेक का वो ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट अगले पहले भी सवाल ही करेंगे। ठीक है, कहाँ से? जो हैंड रिटेन नोट्स है यहाँ से, क्योंकि थोड़ा सा वो जरूरी है, चीजें एक साथ आज कलेक्ट हो जाए तो ये हो जाएगा पूरा हमारा रिसर्च स्टेट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, जो सवाल पूछे जाते हैं। तो जल्दी से 10 मिनट के अंदर देख के आओ, अपना रिवाइज करके आओ, हैंड रिटेन नोट्स में जरूरी पार्ट क्या है। उसके बाद अपना भैषज्य शुरू करते हैं थोड़ा सा। जैसे मैंने कहा टेस्ट लेना है बोला आपका, ठीक है, तो भैषज्य भी पढ़ा देता हूँ अगले 1-2 दिन के अंदर। तो आपका रसशास्त्र भैषज्य का टेस्ट तैयार हो जाएगा, उसके क्वेश्चन भी हो रहे होंगे आप लोगों के रसशास्त्र वाले। चल रहे हैं ना रेगुलर ग्रुप के अंदर? नहीं चल रहे हो, चल जाएंगे अभी कल से फिर। ठीक, तो कोई बात नहीं, कल से चल जाएंगे। तो एक ब्रेक लो, 10 मिनट वापस आओ, कंटिन्यू करते हैं, देख के आओ हैंड रिटेन नोट्स में क्या लिखा हुआ है। थैंक्स।